हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका वाटर एंड वाटर में भी आपका प्राइमरीली ओशन वाटर्स। ठीक है, तो इसमें जो आज हम टॉपिक्स देखने वाले हैं इसमें सबसे पहले आपका आ जाएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप लोगों ने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। उसके बाद हम देखेंगे आपका डिविजन्स ऑफ ओशन फ्लोर की ओशन फ्लोर्स जो हैं उसको हम किस तरह से डिवाइड कर रहे होते हैं अलग अलग सेगमेंट्स में, अलग अलग पार्ट्स में, तो वो हम देखेंगे इसमें। उसके बाद आपका आ जाएगा माइनर रिलीफ फीचर्स, कौन कौन से माइनर फीचर्स होते हैं आपको जो ओशन फ्लोर में मिलेंगे वो आपका इस टॉपिक में डिस्कस हो जाएगा। देन हम देखेंगे आपका टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स। टेम्परेचर में वेरिएशन किस तरह से आ रहा होता है हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। उसके बाद सेम वेरिएशन हम देखने की कोशिश करेंगे आपका सैलिनिटी में, कि ओशन वाटर्स हैं तो उसमें सैलिनिटी में किस तरह से डिफरेंस आ रहा होता है वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली। वैसे आज मैं डिस्कस आपका क्लाइमेट जो चैप्टर है उसे करना चाह रहा था, लेकिन उसमें अब नेक्स्ट क्लास में हम क्लाइमेट आपका डिस्कस करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि वेजिटेशन को भी मैं थोड़ा सा उसमें इंक्लूड कर दूँ। इनिशियली मैं प्लान कर रहा था कि सिर्फ क्लाइमेट जो है वो डिस्कस करूँ, लेकिन अब वेजिटेशन भी अगर मैं उसमें इंक्लूड करूंगा तो थोड़ा सा मुझे उसके लिए टाइम आप दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर में हम सबसे पहले देखेंगे आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस, सब सरफेस एंड ऑर्गेनिजम्स। अब देख लेते हैं ये होता किस तरह से है। आपको पता है यहाँ पर सपोज कोई आपने ले लिया है वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी आपने देख ली। वाटर बॉडी में क्या है कि सनलाइट अगर पड़ेगा तो सनलाइट की वजह से हीट एब्जॉर्ब करेगा आपका वाटर जो है। उसका सरफेस से आपको मे बी इवेपोरेशन देखने को मिलेगा। इवेपोरेशन क्या होता था हमने कल की क्लास में देखा भी था। इट इज द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट में अब ये वाटर वेपर के फॉर्म में आ गया है। वाटर वेपर, वाटर वेपर का फॉर्म मैंने आपको बताया था कि फिर ये अगर इसका हाइट जब बढ़ता है या सैचुरेशन पॉइंट जब अचीव होता है एयर का, तो उसकी वजह से आपका क्या है, आपको क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्लाउड फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर इवेपोरेशन का प्रोसेस देखा था, वैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। स्पेलिंग कुछ गड़बड़ हो गई है इसकी, कंडेंसेशन। ओके, कंडेंसेशन देखने को मिल जाएगा। कंडेंसेशन के बाद ये जब रेनफॉल या बाकी किसी फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में जब ये नीचे प्रेसिपिटेट करेगा तो वो प्रोसेस आपका क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेशन। एंड ये आपका जो अब प्रेसिपिटेशन हुआ है उसकी वजह से लैंड, सपोज ये लैंड सरफेस है तो लैंड सरफेस पे जब ये प्रेसिपिटेशन गिरेगा, रेनफॉल गिरेगा या स्नोफॉल गिरेगा तो कुछ पोर्शन इसका रन ऑफ के फॉर्म में निकल जाएगा एंड कुछ पोर्शन जो है मे बी अंडरग्राउंड सीपेज आपको देखने को मिले, जो कि मे बी अल्टीमेटली हो सकता है कि लैंड वाटर जो है जो ग्राउंड वाटर है उसको रिफिल करने के काम आए, या हो सकता है अल्टीमेटली किसी वाटर सोर्स में ही ये जाके मिल जाए। एंड ये रन ऑफ भी जो है ये भी अल्टीमेटली आपका किसी वाटर सोर्स में आपको जाता हुआ मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली एक साइक्लिक प्रोसेस जो है ये देखने को आपको मिलेगी। तो यही जो साइक्लिक प्रोसेस है इसको आप हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल देते हैं, जिसमें कि आपको देखने को मिल रहा होता है मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ओशंस, एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस, सब सरफेस एंड बीच में इसमें ऑर्गेनिजम्स भी यूज कर रहे होते हैं वाटर का कुछ पोर्शन का, वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें ध्यान में रखने वाली चीजें क्या हैं कि कितना पोर्शन वाटर जो है वो कहाँ पर स्टोर्ड है, ये आपको थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि कई बार ये एग्जाम्स में पूछ लेता है कि आपको 3-4 नाम यहाँ पर दे देगा एंड बोल देगा कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दीजिए। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे कितना पानी मिलेगा। तो सबसे ज्यादा हमें पता है कि ओशंस में मिलता है 97% के आसपास, इनफैक्ट 97% से थोड़ा सा ज्यादा ही, 97.25% जैसे यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद आपका मिलता है आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में। तो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स की अगर हम बात करें तो 2% के आसपास आपका वाटर आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर की, तो थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है ग्राउंड वाटर।
आपको कंफ्यूज नहीं करना है। ग्राउंड वाटर एंड आइस कैप्स में अगर कभी आएगा तो आपको ध्यान में रखना है कि आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में कई ज्यादा पानी होता है एज कम्पेयर टू आपके ग्राउंड वाटर के। तो ग्राउंड वाटर का जो है कितना यहाँ पर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपका 0.68%। उसके बाद आ जाता है आपके लेक्स में 0.01। उसके बाद सॉइल मॉइस्चर की अगर हम बात करें तो सॉइल मॉइस्चर आपका इससे भी कम होता है, ये हो जाता है आपका 0.005%। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर जो है ये देखिए, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के केस में भी आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आपको ग्राउंड वाटर एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर को अगर कभी कंपेयर करने के लिए मिल जाए तो ग्राउंड वाटर जो है काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के। उसके बाद आपका जो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स है, इसको भी आप देखिए कि कितना कम पानी आपको स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में मिल रहा है, 0.0001%। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्राउंड वाटर भी जो है आपका स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में जो पानी है उसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट जो है ज्यादा है और कौन सा कंपोनेंट जो है कम है। स्पेशली आप ग्राउंड वाटर एंड रिवर्स एंड स्ट्रीम्स में कंफ्यूज कर सकते हैं, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि ग्राउंड वाटर में जो परसेंटेज है वो है 0.68%, वाइल आपका स्ट्रीम्स एंड रिवर्स में जो परसेंटेज है वो है आपका 0.0001%, जो कि बहुत ही माइन्यूट पोर्शन हम कहेंगे। एंड लास्टली आपका बायोस्फीयर में आपको मिल जाएगा 0.00004%। तो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर किस तरह से वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अलग अलग कंपोनेंट्स में। ओके, नेक्स्ट हम आपका देख लेते हैं ओशन की। हम आज बात कर रहे हैं तो ओशन फ्लोर को किस तरह से हम डिवाइड करते हैं। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होता है, सपोज हम यहाँ पर बना के भी देख लेते हैं। अच्छा, मे बी नेक्स्ट स्लाइड में इसका, ओके हाँ यहाँ पर है भी, यहाँ पर बना भी लेते हैं। सपोज यहाँ पर आपका कॉन्टिनेंट ये था, इसका बहुत ही हल्का सा अगर स्लोप जो है आने लगे विच इज बेसिकली लेस देन और इक्वल टू 1 डिग्री, तो ये आपका जो पोर्शन हो जाएगा, ये मैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स की बात कर रहा हूँ जहां पर कॉन्टिनेंट्स जो है आपका ओशन से मिल रहे होते हैं, उस एरिया की बात कर रहे होते हैं। तो ये जो रीजन है जहां पर आपका बहुत ही जो ग्रेजुअल सा स्लोप आपको देखने को मिल रहा है, तो ये आपका हो जाता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। जब ये थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद ये जो स्लोप है ये आपका थोड़ा सा स्टीप हो जाता है, कुछ कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो स्टीप आपको स्लोप देखने को मिल रहा है, जिसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो ये होता है आपका बिटवीन 2 डिग्रीज टू 5 डिग्रीज, ये इसका ग्रेडियंट जो है वेरी कर रहा होता है। तो इसको आप बोल देंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप में अंतर अगर मैं बात करूं तो इसका जो ग्रेडियंट है ये बहुत ही कम होता है, 1 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन अगर कॉन्टिनेंटल स्लोप की मैं बात करूं तो इसका जो ग्रेडियंट है रिलेटिवली ज्यादा होता है, ये आपका हो जाता है वेरिंग बिटवीन 2 टू 5 डिग्री। अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ की अगर हम बात करें तो इट इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट, ये कॉन्टिनेंट को ही क्योंकि कंटिन्यूएशन में आ रहा है एक्सटेंडेड मार्जिन बोल सकते हैं हम इसे। इसका जो एवरेज ग्रेडियंट है हम बात कर चुके हैं, लेस देन और इक्वल्स टू 1 डिग्री। आपका एवरेज विड्थ की देखिए, इसका विड्थ जो है ये कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट आपको वेरी करता हुआ दिख जाएगा, कहीं पर ज्यादा होगा कहीं पर कम होगा। लेकिन अगर मैं एक एवरेज की बात करूं तो आपको दिख जाएगा कि 80 किलोमीटर के आसपास इसका एवरेज एक निकल जाता है। उसके बाद ये वाला एरिया जो होता है यहाँ पर आपको हेवी सेडिमेंट डिपोजिशन दिखेगा, मे बी वेव्स के जरिए यहाँ पर डिपोजिशन हो रहा होता है। इसके अलावा जो रिवर का माउथ होता है यहाँ पर, उसमें भी आपको डिपोजिशन देखने को मिल जाएगा। सेकंड जो हम बात कर रहे थे आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप की, कॉन्टिनेंटल स्लोप की जैसे हम बात कर रहे थे तो इट कनेक्ट्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो ये वाला पोर्शन है इसको कनेक्ट करता है आपके किससे, ओशन के बेसिन से। ये जैसे ये वाला जो रीजन है आपका ओशन बेसिन, तो इन दोनों रीजन्स को, इसको एंड इसको आपस में कनेक्ट करता है, ये आपका हो जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ग्रेडियंट की हम बात कर ही चुके हैं, 2 to 5 डिग्रीज इसका ग्रेडियंट होता है एंड इट इंडिकेट्स एंड ऑफ कॉन्टिनेंट। यहाँ पर हम मानते हैं कि जो हमारा
कॉन्टिनेंट है वो एंड हो गया है। कॉन्टिनेंट जैसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो बात कर रहे थे वो यहाँ पर एंड होते हुए दिखता है, एंड यहाँ से आपका ओशनिक क्रस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मतलब आप मानते हैं कि ओशन फ्लोर यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है। डीप सी प्लेन की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली कुछ नहीं, यहाँ पर जैसे ये एंड हो रहा है तो ये आपका ये जो रीजन है ये प्लेन रीजन जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसको ही आप बोलते हैं डीप सी प्लेन। बहुत ही जेंटल सा स्लोप आपको देखने को मिल जाएगा अगर होगा, नहीं तो मे भी हो सकता है कि कंप्लीटली प्लेन एरियाज भी इसमें आपको देखने को मिले। इसके अलावा जो चौथा डिवीजन होता है ये होता है आपका ओशन डीप्स और ट्रेंचेस। ट्रेंचेस को लेके हम पहले ही बात कर चुके हैं। ट्रेंचेस यूजुअली कहाँ पर फॉर्म हो रहे होते हैं, जहां पर कि आपका बाउंड्री इंटरेक्शन हो रहा होता है। कैसा कैसा बाउंड्री इंटरेक्शन हमें वहां पर देखने को मिल रहा होता है ट्रेंचेस के केस में, बेसिकली कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन। तो ये जो रीजन है हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो इसको दोबारा से बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं देखेंगे, लेकिन ये जो पोर्शन आपका फॉर्म हो रहा है ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ट्रेंच फॉर्मेशन। अब ट्रेंच फॉर्मेशन जो है अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो कहां पर होगा, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप का जहां पर एंड हो रहा होगा इस रीजन में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेंच फॉर्मेशन जो है यहाँ पर अकर हो रहा है। अगर हम बात करें, देखिए डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ ओशन होते हैं, देखिए यहाँ पर क्योंकि ऑब्वियसली बात है ओशन फ्लोर आपका यहाँ तक था, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये यहाँ पर आपका डिप्रेशन सा क्रिएट हो रखा है, तो डिप्रेशन की वजह से दीज आर द डीपेस्ट पार्ट्स ऑफ ओशन, दीज आर स्टीप साइडेड एंड हैव अ नैरो बेसिन, ठीक है। 3 to 5 किलोमीटर डीप आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा ये जो जोन्स होती हैं ये यहाँ पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्टिव वॉल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स जो है इससे एसोसिएटेड होते हैं बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से। क्योंकि मैं आपको बता रहा था ना कि कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होता है, तो कन्वर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन की वजह से आपका हाई सीस्मिक एक्टिविटी यहाँ पर देखने को आपको मिल जाती है। देखिए यहाँ पर भी जैसे ये दिखा रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो ये वाला रीजन है ये हो जाएगा आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद यहाँ पर एक कॉन्टिनेंटल ब्रेक की ये बात कर रहा है। ब्रेक इज बेसिकली वो पॉइंट जहां पर आपका जो ग्रेडियंट है वो अचानक से एब्रप्टली चेंज होता है। यहाँ पर ग्रेडियंट बढ़ गया है ना इस रीजन में, आपका स्लोप जो है स्टीप हो गया है। तो देखिए ये जहां पर ब्रेक बता रहा है तो मतलब आपका स्लोप जो है एब्रप्टली यहाँ पर चेंज हो गया है। अब स्लोप चेंज हो गया तो यहाँ से आपका क्या शुरू हो जाएगा, आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप का रीजन। कॉन्टिनेंटल स्लोप का रीजन आपको ये वाला जो है, ये वाला जो पोर्शन है पूरा आपको दिख जाएगा। उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज बोला जाता है वो पॉइंट जहां पे ये कनेक्ट हो रहा होता है आपका किससे, आपका ओशन फ्लोर से। देखिए जैसे ये ओशन फ्लोर हो गया, यहाँ पर प्लेन रीजन रिलेटिवली हम इसे बोल सकते हैं, तो जो स्टीपनेस है यहाँ पर आपको खत्म होती हुई दिख जाएगी। तो राइज बेसिकली हम बात करें तो राइज बेसिकली जब हम यहाँ से जाएंगे तो तब अचानक जो एब्रप्ट राइज हो रहा है यहाँ पर इसे आप बोल देंगे कॉन्टिनेंटल राइज। उसके अलावा आपको यहाँ पर कई सारे कैनियंस देखने को मिल जाएंगे। कैनियंस की हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभी आगे चल के हमने दोबारा देखना है। कैनियन कैनियंस आपको कई सारी इस रीजन में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो रीजन है इसको आप बोल देते हैं आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्लस कॉन्टिनेंटल स्लोप का जो है इसे आप बोल देते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन। बेसिकली जैसे पेज का मार्जिन होता है ना कि हाँ उसके साइड वाला जो एरिया हो गया, तो वही कॉन्टिनेंट का मार्जिन जो है ये चीज हो जाती है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ प्लस कॉन्टिनेंटल स्लोप। अच्छा, कुछ अभी हम मेजर रिलीफ फीचर्स हमने कुछ देखे थे, कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स हम देख लेते हैं। मिड ओशनिक रिजेस की हमने पहले भी बात करी है। क्या होता है मिड ओशन रिजेस, आपका टू चेन्स ऑफ माउंटेन सेपरेटेड बाय लार्ज डिप्रेशन। ये मैंने आपको बताया था कहां पर, आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन के बीच में। स्पेशली जो ओशन फ्लोर्स में अगर ये डाइवर्जेंट बाउंड्री इंटरेक्शन हो रहा होता है तो उस केस में क्या होगा कि ये दोनों प्लेट्स जो है एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, अंदर से जो आपका मैग्मा है वो लावा के फॉर्म में बाहर निकलता है एंड यहाँ पर आपका डिपॉजिट होता है, हो जाता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या देखने को मिलता है कि इस तरह का कुछ कुछ आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है।
basically two mountain ranges which is separated by a large depression। एंड यहाँ पर अगर मैं इसको आपको लॉन्गिट्यूडनली दिखाने की कोशिश करूं तो कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बीच में कहीं पे आपका ये डिप्रेशन है, एक फ्लैंक इस तरफ, एक फ्लैंक इस तरफ, एंड ये जो है पूरा एक लॉन्गिट्यूडनली ये कंटिन्यू करता है ओवर द लार्ज पीरियड, लार्ज पोर्शन ऑफ ओशन फ्लोर। तो ये जो आपको यहाँ पर एक लाइन जो है जो दोनों के दोनों फ्लैंक्स को अलग कर रही होगी, इस लाइन को आप बोल देते हैं मिड ओशनिक रिज, रिज लाइन इसे बेसिकली बोलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपका सी माउंट्स का। तो सी माउंट्स आपके क्या हो जाते हैं, इट इज द माउंटेन विद पॉइंटेड समिट। बेसिकली कुछ नहीं, ओशन फ्लोर में कई बार सपोज ये ओशन फ्लोर है, ये हमारा ओशन का सरफेस है, सरफेस, ठीक है, ओशन का सरफेस यहाँ पर हो गया, ओशन का फ्लोर यहाँ पर हो गया। कई बार क्या है यहाँ पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे जो कि पॉइंटेड होंगे, ये पॉइंटेड है ना, तो इस केस में जब ये पॉइंटेड होंगे तो इस केस में इसे आप बोल देते हैं आपका सी माउंट्स। सी माउंट्स दे आर यूजुअली वॉल्केनिक इन ओरिजिन, एंड अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो एम्परर सी माउंट जो है ये एक इसका एग्जांपल हो जाएगा। हवाईन आइलैंड्स में देखने को आपको ये मिल जाता है। आपका काम है जो जो मैं आपको आज माउंटेन्स या इस तरह के फिजिकल फीचर्स बता रहा हूं तो इसको आपने मैप में आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो एक आपका काम हो जाएगा, एक आपका काम हो जाएगा ये एम्परर सी माउंट को आइडेंटिफाई करना। उसके बाद हम देख लेते हैं सबमरीन कैनियंस की हम बात कर रहे थे। तो जो सबमरीन कैनियंस होता है ये आपका दीज आर, जैसे हमने पहले भी कैनियंस देखे थे, तो बेसिकली अगर ओशन फ्लोर में आपको कैनियंस मिले तो इसको आप बोल देंगे सबमरीन कैनियंस। दीज आर डीप वैलीज ऑफन एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ्स ऑफ लार्ज रिवर्स। यूजुअली आपको कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे हम पिछले वाले डायग्राम की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए ये जो जहां पर आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड हो रही होती है, तो देखिए कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आपका रिवर का माउथ बेसिकली आपको इस रीजन में देखने को मिलता है। तो जहां पर आपका रिवर का माउथ आपको देखने को मिल रहा होता है वहीं से ये एक्सटेंड करती है, जैसे यहाँ पर आपको सबमरीन कैनियंस देखने को मिल रही है। तो ये आपके हो जाएंगे सबमरीन कैनियन, ठीक है, इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ या स्लोप में मिलेगा, ठीक है। गयर्ट्स की अगर हम बात करें तो गयर्ट्स जो होते हैं आपके दीज आर फ्लैट टॉप्ड सी माउंट। अगर मैं इसी की बात करूं तो अगर ये जो माउंटेन है ये पॉइंटेड ना होके कुछ कुछ फ्लैट टॉप्ड हो जाए या कुछ कुछ ऐसा हो जाए तो इस कंडीशन में इसका नाम आपका हो जाता है गयर्ट्स। ये बेसिकली मेच्योर एक फीचर आपको दिखा रहा होता है सी माउंट्स का ही। उसके बाद हम बात करते हैं एटॉल का। तो एटॉल्स आर बेसिकली कोरल रीफ्स सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन। दीज आर यूजुअली फाउंड इन ट्रॉपिकल ओशंस। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि मेनली आपको कहाँ पे मिल रही होती है, ट्रॉपिकल ओशंस में मिल रही होती हैं, एंड दे सराउंड अ सेंट्रल डिप्रेशन और कोरल रीफ आपको देखने को मिल जाएगी एटॉल में। तो जैसे मैं अगर आपको दिखाऊं डायग्राम तो ये आपको देखने को मिल जाएगा पिक्चर। यहाँ पर क्या है कि एक सेंट्रल डिप्रेशन है जिसमें आपको मिलेगा कि पानी यहाँ पर भरा हुआ है एंड चारों तरफ से ये सराउंडेड है आपका एक कोरल रीफ से। तो ये हो जाएगा आपका एक अटॉल, आप इसे कह देंगे, ठीक है। तो ये हमने कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स देखे अभी तक। अब नेक्स्ट जो है हमारा आज का काम है आपका टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स देखना, इसमें वेरिएशन किस तरह से आ रहे होते हैं। तो वेरिएशंस में जाने से पहले कुछ फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं ओशन वाटर्स के टेम्परेचर को। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो हो जाएगा आपका लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूड कैसे असर डालेगा, लैटिट्यूड इस तरह से असर डालेगा कि आपका सपोज यहाँ पर आपका अर्थ अगर हम बना लें, इक्वेटर है, आपको पता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर जा रहे होते हैं वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, इंसुलेशन रिलेटिवली जैसे हम मूवमेंट करते हैं ऊपर की तरफ तो इंसुलेशन इज बेसिकली रिड्यूस्ड, इंसुलेशन कम होता चला जाता है। अब इंसुलेशन अगर कम हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा क्या कि टेम्परेचर भी कम होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं लैटिट्यूड जो है वो असर डाल ही रहा होता है। उसके बाद अगर हम सेकंड फैक्टर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
लैंड एंड वाटर। अब देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अगर मैं बात करूं, सपोज ये इक्वेटर हम मान लें, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो ज्यादातर हमारे जो कॉन्टिनेंट का जो पोर्शन है, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आपको ज्यादातर मिलेंगे कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होने से असर क्या पड़ता है कि ज्यादा ओशन का रीजन जो है ये कांटेक्ट में आता है आपके लैंड से। अब लैंड के साथ कांटेक्ट डिफरेंस कैसे डालेगा टेम्परेचर में, वो समझते हैं। देखिए लैंड जो है रिलेटिवली जल्दी गर्म होता है एंड जल्दी ठंडा भी हो जाता है, मैंने आपको बताया था। अब लैंड अगर जल्दी गर्म होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो जो अपनी हीट है वो कहाँ ट्रांसफर करेगा, विंड्स के थ्रू वो ट्रांसफर करेगा अपने सराउंडिंग ओशंस में। तो आपको इसीलिए देखने को मिलेगा कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहां पर आपका टेम्परेचर रिलेटिवली, एक एवरेज टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फेयर के, क्योंकि लैंड जो है जल्दी यहाँ पर टेम्परेचर राइज आपको देखने को मिलता है एंड वो जो टेम्परेचर राइज है वो जो हीट है वो ट्रांसफर करेगा अपना नियर बाय ओशंस में, एंड ओशंस में जब ये हीट ट्रांसफर करता है तो वहां का जो है टेम्परेचर आपको बढ़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। उसके बाद जो थर्ड फैक्टर है जो इम्पैक्ट कर रहा होता है आपके टेम्परेचर को, वो होता है आपका प्रिवेलिंग विंड्स। जब प्रिवेलिंग विंड्स की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं पहले भी एक बार ये अपवेलिंग का टॉपिक जो है डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं कि अपवेलिंग क्या होता था। अपवेलिंग बेसिकली आपको देखने को मिलेगी ट्रॉपिकल एरियाज में। सपोज ये आपका है इक्वेटर, ये हो गया 30 डिग्री, यहाँ पर भी हो गया आपका 30 डिग्री साउथ। देखिए अब उस दिन मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर आपका ट्रेड विंड्स जो है चल रही होती है। अब ट्रेड विंड्स का जो डायरेक्शन होता है तो पता होता है कि कुछ कुछ इस तरह से होता है आपका, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, या हम बोल सकते हैं कि बेसिकली ईस्ट टू वेस्ट। अगर मैं एक जनरलाइज सी बात आपको कहूँ तो ईस्ट टू वेस्ट आप बोल सकते हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। सदर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका ट्रेड विंड्स का जो डायरेक्शन हो जाता है वो जाता है फ्रॉम साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। तो बेसिकली देखिए यहाँ पर इस डायरेक्शन में ट्रेड विंड्स आपकी चल रही होती है। तो अगर मैं किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट की बात करूं, सपोज यहाँ पर मैं कोई वेस्ट कोस्ट आपका बना देता हूं, तो जो वेस्ट कोस्ट अगर मैं बात करूं तो ये जो आपकी विंड्स हैं ये ऑफ शोर चल रही होंगी ना, मतलब शोर से दूर की तरफ जा रही होंगी, लैंड की तरफ नहीं आ रही है, आपका ओशन की तरफ जो है ये सपोज वेस्ट कोस्ट है। तो देखिए आपका कोस्ट से दूर की तरफ आपको विंड्स जाते हुए मिल जाएंगी। अब कोस्ट से जब दूर जा रही है तो देखिए आपको सपोज ये लैंड था एंड ये आपका है सपोज ओशन वाटर। अब हुआ क्या कि विंड जो है, विंड का डायरेक्शन इस तरह से है, तो ऑब्वियसली बात है कि जब ये आपका वाटर सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे विंड्स, तो वाटर सरफेस को पुश करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। अब लेफ्ट की तरफ अगर ये पुश करेंगी तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पॉइंट, कुछ टाइम के बाद आपका लेफ्ट में वाटर लेवल जो है राइज कर जाएगा एंड यहाँ पर राइट में वाटर लेवल जो है आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर वाटर कॉलम की अगर मैं बात करूँ तो बढ़ ज्यादा हो गया है, यहाँ पर हो गया है कम, एंड ये हुआ किस वजह से था, आपका ट्रेड विंड्स की वजह से। अब देखिए इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पानी ज्यादा हो गया है तो ये पानी जो है नीचे वेट एग्जर्ट करेगा एंड आपका इस तरह का सर्कुलेशंस जो है डेवलप हो जाएंगे। अब सर्कुलेशन डेवलप हो जाएंगे तो यहाँ देखिए अब ये तो आपको पता है कि वाटर की अगर मैं बात करूँ तो जो सरफेस वाटर होता है ये वार्म होता है एज कम्पेयर टू आपके नीचे जो बेसिन में वाटर होगा, तो यहाँ पर आपका कोल्ड वाटर था। तो अब इन करंट्स की वजह से जो आपका कोल्ड वाटर है ये आ जाएगा आपके सरफेस पे, सरफेस पे। तो इसकी वजह से आपको क्या मिल जाएगा कि जो ओशनिक वाटर है यहाँ पर अब ये, अच्छा ये जो प्रोसेस है जिसमें कि कोल्ड वाटर जो है आपके सरफेस पे आ जाता है, इस प्रोसेस को आप बोलते हैं अपवेलिंग। अपवेलिंग के केस में अब आपको देखने को मिल रहा है कि ठंडा पानी जो है ये सरफेस पे आ गया, तो कहीं ना कहीं जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था आपका टेम्परेचर का, टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर्स का, वो कहीं ना कहीं चेंज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से कहीं ना कहीं आपका
ये अपवेलिंग हुआ एंड अपवेलिंग की वजह से आपका जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें अंतर पड़ा। सेम चीज अगर मैं बात करूं, ये तो मैं ट्रॉपिकल एरियाज की बात कर रहा था। अगर मैं बात करूं आपका जैसे सपोज मैं यहाँ, चलिए ट्रॉपिकल एरियाज की बात कर लेते हैं, लेकिन हम इस समय बात कर लेते हैं आपका ईस्ट कोस्ट का। तो ईस्ट कोस्ट का अगर हम बात करें तो जो विंड का डायरेक्शन है कुछ कुछ इस तरह से होगा, जो इस तरफ होगा आपका विंड का डायरेक्शन। तो आपका जो वाटर है, वाटर भी आपका लेफ्ट में पुश होगा। लेफ्ट में पुश होने की वजह से क्या होगा कि जो आपका वाटर है, जो वार्म सरफेस वाटर है, वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट हो जाएगा आपका इस रीजन में ऑन सरफेस। तो इसकी वजह से आपका क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका गर्म पानी आ गया है। तो बेसिकली आप बोल सकते हैं काइंड ऑफ रिवर्स ऑफ अपवेलिंग आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका सरफेस में कैसा पानी है, एक्यूमुलेट हो जाएगा आपका रिलेटिवली वार्म वाटर। ठीक है। जो फोर्थ टॉपिक है, ये जो फोर्थ फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहा होता है, वो हो जाता है आपका ओशन करंट्स। ओशन करंट सबको पता है। अगर मैं वार्म ओशन करंट की बात करूं तो वार्म ओशन करंट जो है आपका, सपोज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो आपका जो वार्म ओशन करंट्स हैं, ये गर्म पानी लेके जा रहे होते हैं टुवर्ड्स पोलर एरियाज या जो ठंडे एरियाज हैं वहां पर। एंड अगर मैं कोल्ड आपके करंट्स की बात करूं तो ये आपका जो गर्म ठंडा पानी है वो लेके आ रहे होते हैं आपका इक्वेटोरियल रीजन्स में या ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस एरिया का वार्म करंट की अगर मैं बात करूँ तो वार्म करंट अगर किसी एरिया में जा रहा है तो वहां का टेम्परेचर जो है बढ़ा देगा, क्योंकि गर्म पानी लेके वो जा रहा था। एंड इसका अपोजिट आपको देखने को मिलेगा कोल्ड करंट्स के केस में, कि जहां जहां आपका कोल्ड करंट जाएगा वहां वहां पे वो टेम्परेचर जो है रिड्यूस अपने साथ करता हुआ चलेगा। तो देखा हमने कि ओशन करंट्स जो है आपका किस तरह से हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में असर डाल सकते हैं टेम्परेचर के। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, अच्छा यहाँ पर आपका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको बता रहा था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका टेम्परेचर जो है ज्यादा हो जाता है। ज्यादा क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका लैंड सरफेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर के। तो लैंड सरफेस ज्यादा होगा तो ज्यादा ओशन वाटर जो है कांटेक्ट में आ रहा होता है आपके लैंड सरफेस से। सदर्न हेमिस्फीयर की अगर मैं बात करूं तो लैंड सरफेस बहुत ही कम होता है, ज्यादातर पोर्शन आपको यहाँ पर ओशन का ही मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर जो है कम ही रह जाता है। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एवरेज टेम्परेचर जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन अगर वहीं बात करूँ सदर्न हेमिस्फीयर की तो जो आपका एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ज्यादातर जो हमारी अभी बात हो रही थी ये आपकी हो रही थी हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्टिकली किस तरह से वेरी कर रहा होता है आपका ओशन वाटर। सपोज हम कहीं पे ओशन को कंसिडर करें, ओशन को कंसिडर करें एंड वर्टिकल सेंस में देखें कि वर्टिकल सेंस में अलग अलग लेयर्स में किस तरह से टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो अब आपके हिसाब से क्या होगा, सरफेस पे ज्यादा होना चाहिए टेम्परेचर या आपका नीचे ज्यादा होना चाहिए? सरफेस पे ज्यादा होना चाहिए। सरफेस पे ज्यादा क्यों होना चाहिए, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली स्ट्राइक यहाँ पर कर रही होती है। सनलाइट डायरेक्टली स्ट्राइक अगर करेगी तो यहाँ पर जो है ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे ये एब्जॉर्ब कर लेंगे सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे एंड वार्म अप हो जाएंगे। वार्म अगर ये हो जाएंगे, ये टेम्परेचर इनका इंक्रीज कर जाएगा। अब आप बोलेंगे कि क्या इसके इसमें कन्वेक्शनल करंट फॉर्म होते हैं? तो कन्वेक्शनल करंट्स फॉर्म नहीं होते हैं। कन्वेक्शनल करंट्स फॉर्म इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि देखिए जो वार्म वाटर होता है इसका डेंसिटी होता है कम, कोल्ड वाटर का डेंसिटी होता है ज्यादा। अब वार्म वाटर का डेंसिटी अगर कम हो जाएगा तो जो जिसका डेंसिटी कम होता है वो फ्लोट करता है उसके ऊपर जिसका डेंसिटी आपका कम होता है। तो यहाँ पर डेंसिटी क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ पर ठंडा था। यहाँ पर डेंसिटी है, सॉरी इसका इसका डेंसिटी है ज्यादा क्योंकि यहाँ पर ठंडा था। एंड इसका डेंसिटी है कम क्योंकि यहाँ पर अब टेम्परेचर बढ़ गया है। अब टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये हमेशा इस पे ही फ्लोट करता रह जाएगा, ना कि ये नीचे सेटल हो। देखिए इसका सेम अपोजिट हमें देखने को मिलता है अगर आपका हीट सपोज
हीट सोर्स का ही यहाँ नीचे पे होता। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो नीचे वाली लेयर है इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका टेम्परेचर बढ़ जाता तो मैं आपको बता रहा था कि जिसका जो गर्म होता है चीज वो राइज कर जाता है ऊपर, राइज कर जाता है ऊपर, एंड जो ठंडा है वो सिंक डाउन हो जाता है। इस केस में इसलिए आपका कन्वेक्शन करंट फॉर्म होने थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो ऑलरेडी आपका गर्म लेयर है वो ऑलरेडी ऊपर है तो इसको और ऊपर तो जा नहीं सकता है, एंड जो ठंडा है वो ऑलरेडी नीचे है तो इसकी वजह से कोई मूवमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है। मूवमेंट रिक्वायर्ड नहीं है तो कन्वेक्शनल करंट्स फॉर्म नहीं होंगे, तो जो आपका हीट ट्रांसफर है वो कन्वेक्शन के थ्रू नहीं हो पाएगा। जो थोड़ा बहुत आपका हीट जो है ट्रांसफर हो रहा होगा वो भी थोड़ा बहुत आपका किसकी वजह से, सिर्फ कंडक्शन की वजह से यहाँ पर आपको हीट ट्रांसफर देखने को मिल जाएगा। तो कंडक्शन वॉज बेसिकली मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर। तो अब वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाता है वाटर के केस में। तो आपको देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पर सरफेस की अगर मैं बात करूं, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आपका डेप्थ जो है बढ़ते जा रही है, एंड जैसे जैसे अगर हम राइट की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर आपका बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर टेम्परेचर कितना है सरफेस पे, इट इज समवेयर अराउंड 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जैसे जैसे हम नीचे आ रहे हैं तो कुछ हद तक तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको कांस्टेंट सा लग रहा है, उतना ज्यादा टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कर रहा है। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर आता है, देखिए ये वो वाली जोन है सरफेस एरिया वाली, सरफेस वाली जोन जहां पर कि आपका सनलाइट की वजह से टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, एंड कंडक्शन की वजह से थोड़ा बहुत आपका टेम्परेचर आपस में डिफ्यूज कर रहा है, टेम्परेचर जो है मिक्स। तो ऑलमोस्ट कुछ कुछ सेम आपको टेम्परेचर इस जोन में देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये एक पॉइंट आता है यहाँ पर, उस पॉइंट से क्या होता है कि आपको एक रैपिड सा डिक्लाइन देखने को मिलेगा टेम्परेचर में। देखिए टेम्परेचर यहाँ पे कितना था, अराउंड 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा होगा, एंड ये जोन में ये मतलब फटाफट घट के कितना हो गया है आपका, समवेयर अराउंड आपका 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो देखिए कितना जल्दी मतलब ये जो है टेम्परेचर आपका रैपिडली गिर गया है यहाँ पर। तो ये जो जोन होती है द जोन ऑफ रैपिड टेम्परेचर डिक्लाइन, इसको आप बोल देते हैं थर्मोक्लाइन। तो बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका थर्मोक्लाइन, जहां पर कि रैपिडली आपको टेम्परेचर डिक्रीज देखने को मिलेगा। जैसे ही ये लेयर एंड होती है उसके बाद दोबारा से आपका जो टेम्परेचर है उसका गिरने का रेट या टेम्परेचर डिक्रीज होने का रेट जो है कम हो जाता है। अब धीरे धीरे करके टेम्परेचर आपका गिरता चला जाएगा, एंड इट ट्राइज टू अप्रोच जीरो डिग्री के आसपास ये जाने की कोशिश करता है। ऑल्दो यहाँ पर आपको 0 डिग्री पे नहीं पहुंचा हुआ दिखेगा, यहाँ पर आपका कितना 2 डिग्री के आसपास आपको कहीं देखने को मिल रहा है। एंड ये कौन सा रीजन है, ये है आपका ओशन बेसिन, बिल्कुल जो नीचे सतह की अगर हम बात करें ओशन की तो वो आपका हो जाएगा। और डेप्थ कितना है इसका 4500 मीटर्स। तो देखिए इस तरह से आपका वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सरफेस लेयर है वहां पे टेम्परेचर होगा ज्यादा, टेम्परेचर में अंतर ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप फिर नीचे थर्मोक्लाइन वाले लेयर में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी आपका टेम्परेचर जो है डिक्रीज होता हुआ आपको मिल जाएगा, बहुत ही रैपिड डिक्रीज दिख रहा है, एंड टेम्परेचर यहाँ पे घटते हुए कितना पहुंच गया है, अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस। 2 डिग्री सेल्सियस से ये फर्दर डिप करेगा, लेकिन जो रेट ऑफ डिक्लाइन होगा वो उसके बाद कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1000 मीटर्स में कितना था, इट्स अराउंड 3 डिग्री और सॉरी इट्स अराउंड 5 डिग्री और समथिंग, 5 डिग्री से, एंड यहाँ तक गिरते गिरते भी ये अराउंड 2 डिग्री ही पहुंचा है। जबकि कितना अंतर है, ऑलमोस्ट 3500 मीटर्स का अंतर में सिर्फ टेम्परेचर डिक्लाइन कितना हुआ है यहाँ पर कितना था आपका 5 था, यहाँ पर आपका 2 हम बोल सकते हैं। तो सिर्फ 3 डिग्री का डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है इतनी लार्जर डेप्थ में भी। ठीक है, तो ये 3 लेयर्स में आप इसको स्टडी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सैलिनिटी की। सैलिनिटी क्या होता है, सैलिनिटी होता है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर, या अगर मैं ज्यादा स्पेसिफिक हो जाऊं तो आपका ओशन वाटर या सी वाटर। तो देखिए ये जो सॉल्ट है ये कई सारे फॉर्म्स में हो सकता है, अलग अलग सॉल्ट्स होती हैं, जिसमें सबसे प्रीडोमिनेंट अगर मैं बात करूं तो
सोडियम क्लोराइड आप बोल सकते हैं, उसके अलावा कैल्शियम की सॉल्ट्स हो सकती हैं, मैग्नीशियम की सॉल्ट्स हो सकती हैं, ऐसे ही अलग अलग मिनरल सॉल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन प्रीडोमिनेंटली अगर मैं बात करूँ तो ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड आपको देखने को मिल जाएगा। तो कितना सॉल्ट होगा ओशन वाटर में, उसको कई सारे फैक्टर्स जो है अफेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, पहला फैक्टर अगर हम देखें तो यहाँ पर हो जाता है आपका इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन से क्या होगा आपका, सपोज यहाँ पर है ओशन सरफेस की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका सनलाइट पड़ा, सनलाइट पड़ने की वजह से आपका वाटर जो है इवेपोरेट कर गया। वाटर तो इवेपोरेट कर गया, लेकिन जो उसमें सॉल्ट प्रेजेंट थी वो यहीं रह गई। अब सॉल्ट यहीं रह गई तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका सैलिनिटी ज्यादा हो गई इवेपोरेशन की वजह से। इसका सेम रिवर्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा प्रेसिपिटेशन के केस में। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है कि आपका जो वाटर है वो ऐड होता है सरफेस लेयर पे। अब सरफेस लेयर पे अगर वाटर ऐड हो जाएगा तो वहां की सैलिनिटी है क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि फ्रेश वाटर वहां पर ऐड हो गया है। तो इस तरह से ये इफेक्ट कर रहा होता है आपका ओशन सैलिनिटी को। उसके अलावा हम बात करें फ्रेश वाटर फ्लो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा। देखिए फ्रेश वाटर फ्लो इन फॉर्म ऑफ मे बी रिवर्स जो फ्रेश वाटर लेके आ रही हैं ओशंस में, या जो पोलर रीजन में थॉइंग का जो प्रोसेस होता है जिसमें कि पोलर आइस जो है वो आपका मेल्ट हो रही होती है, उसकी वजह से उस रीजन में आपका फ्रेश वाटर ऐड हो जाएगा। तो फ्रेश वाटर ऐड होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपका सरफेस का जो रीजन है, या इवन मतलब ऑन द होल अगर मैं ओशन की बात करूं, ओशन रीजन की बात करूं, तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि सैलिनिटी जो है उस पॉइंट में रिड्यूस हो गई है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द सी। अच्छा, इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज अब हम समझ लेते हैं कि हम इसको मेजर किस तरह से करते हैं। अगर हम सैलिनिटी को मेजर करने की बात करें तो इट इज मेजर्ड बेसिकली पार्ट्स पर थाउजेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कितना, सपोज हम यहाँ पर वाटर सैंपल एक ले लेते हैं, वाटर सैंपल हमने ले लिया, इस वाटर सैंपल में इसका टोटल वेट है सपोज 1000 ग्राम्स, ठीक है। और यहाँ पर इसमें 1000 ग्राम जो पानी है इसमें सपोज 200 ग्राम्स आपका सॉल्ट है, 200 ग्राम्स आपका सॉल्ट है। तो उस कंडीशन में हम बोल देते हैं कि सैलिनिटी कितनी है इसकी, सैलिनिटी इज 200 पर 1000 पार्ट्स। एंड ये जो पर 1000 पार्ट्स है इसको डिनोट करने के लिए एक सिंबल यूज होता है कुछ कुछ इस तरह से, ठीक है। बेसिकली आपका 1000 ग्राम पानी में 200 ग्राम आपका सॉल्ट अगर मिक्सड है तो आप बोल देंगे कि 200 पार्ट्स पर 1000 आपका सैलिनिटी है उस सैंपल का। तो देखिए थर्ड जो विंड का इफेक्ट है वो असर डाल रहा होता है। अब विंड का इफेक्ट में मैं पहले ही बात कर चुका हूँ आपके अपवेलिंग में, कि अपवेलिंग होगा, या इवन विंड्स के केस में इट लीड्स टू ट्रांसफरिंग ऑफ सलीन वाटर और फ्रेश वाटर की। हो सकता है कहीं पे फ्रेश वाटर ज्यादा हो किसी रीजन में, कहीं पे हो सकता है सलाइन वाटर ज्यादा हो। तो अब विंड सपोज इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है तो ये फ्रेश वाटर को अपने साथ लेके चली जाएगी आपका सेलिन वाटर की तरफ, तो यहाँ की जो है सैलिनिटी जो है आपकी डिक्रीज कर जाएगी। इसका अपोजिट आपको देखने को मिलेगा कि अगर विंड का फ्लो का डायरेक्शन इस तरह से है तो आपका सेलाइन वाटर आ जाएगा फ्रेश वाटर की तरफ और यहाँ पे इसकी सैलिनिटी जो है इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। तो विंड का इफेक्ट भी आपको देखने को मिलेगा, विंड असर डाल रहा था। उसके अलावा जैसे हम बात कर रहे थे अपवेलिंग की, तो अपवेलिंग में भी हो जाएगा सेम चीज की, अपवेलिंग की वजह से आपका सैलिनिटी में असर पड़ता है वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी। अगर हम बात करें तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ ओशन जो वाटर है उसमें सैलिनिटी में अंतर पड़ जाता है अपवेलिंग के वजह से। उसके अलावा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो रहा होता है वाटर का, तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से मूवमेंट अगर होगा वाटर का तो उससे क्या हो जाएगा आपका सैलिनिटी भी चेंज हो जाएगी। उसके अलावा ओशन करंट्स की हम बात एक बार पहले भी कर चुके हैं कि विंड मूवमेंट होगा तो वो ओशन करंट्स के फॉर्म में भी आपको मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। एट टाइम्स हो सकता है कि विंड मूवमेंट भले ही उतना ज्यादा ना हो लेकिन फिर भी ओशन करंट्स जो है वो आपका मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सिर्फ ओशन करंट्स की वजह से आपको जो सैलिनिटी है उसमें डिफरेंस ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर मैं हाईएस्ट सैलिनिटी की बात करूं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा लेक वैन इन टर्की, यहाँ पर कितनी है 330 पर 1000 पार्ट्स। इसका मतलब है कि
100 ग्राम वाटर में कितना कितना ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है, 330 ग्राम्स। इसका मतलब हो जाएगा कि 100 ग्राम्स सॉरी 1000 ग्राम्स वाटर में कितना आपका सॉल्ट प्रेजेंट है, 238 ग्राम्स। इसके केस में कितना था, 1000 ग्राम्स वाटर में 330 ग्राम्स। इस केस में कितना हो जाएगा आपका 220 पार्ट्स पर 1000 ग्रेट सॉल्ट लेक के केस में। तो ये जो तीनों लेक हैं ये आपको ना डेड सी, दोनों लेक आपका लेक वैन हो गया, डेड सी हो गया एंड ग्रेट सॉल्ट लेक हो गया। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने हैं मैप में किस रीजन में ये पड़ते हैं, कौन सी कंट्री, अगर सराउंडिंग कंट्रीज है तो कौन कौन सी सराउंडिंग कंट्रीज है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। अच्छा, अगर सैलिनिटी को इफेक्ट करने वाले हमने फैक्टर्स अभी देखे थे, उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सैलिनिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है दोनों ही लेवल पे, एक तो हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली। देखिए हॉरिजॉन्ट, अब देखिए यहाँ पर क्या है, सैलिनिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ एट द इक्वेटर एज वेल एज नियर द ट्रॉपिक्स। क्या बोलना चाह रहा है ये, सैलिनिटी जो है इंक्रीज करती है विद डेप्थ, यानी कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे होते हैं, सॉरी सैलिनिटी जो है डिक्रीज कर रही होती है विद इंक्रीजिंग डेप्थ। अब इसको अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये आपका यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके सैलिनिटी आपको डिक्रीज होती हुई दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर कितनी है, सरफेस पे सैलिनिटी कितनी है, सरफेस पे है आपकी 35.5 एंड जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी सैलिनिटी जो है रिड्यूस हो रही है। यहाँ पर कितनी हो गई, 35 हो गई, थोड़ा सा और नीचे जा रहे हैं तो फिर से और रिड्यूस हो गई। ट्रॉपिक्स के केस में अगर मैं बात करूँ तो ट्रॉपिक्स के केस में आपकी सैलिनिटी का जो रिडक्शन है वो और ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। सरफेस में कितना है यहाँ पर सैलिनिटी, समवेयर अराउंड 36.5 या 37 के आसपास हम बोल सकते हैं। एंड ये रिड्यूस होते होते नीचे के लेयर्स में कितना पहुंच जाएगा आपका, अराउंड 34 और 35 परसेंटेज के टर्म्स में यहाँ पर दिखा रखा है जैसे। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि सैलिनिटी जो है डिक्रीज होती है, लेकिन इसका सेम अपोजिट आपको देखने को मिलेगा आपका हाई लैटिट्यूड्स में। हाई लैटिट्यूड्स में मतलब आपका पोलर रीजन्स में। पोलर रीजन्स में क्या आपको देखने को मिल रहा है कि जैसे जैसे आप जो है डेप्थ बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप सरफेस से नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे आपकी सैलिनिटी जो है इंक्रीज हो रही है। सरफेस में यहाँ पर कितनी सैलिनिटी थी, 34। अब जैसे जैसे यहाँ पर डेप्थ आपकी बढ़ रही है वैसे वैसे सैलिनिटी आपकी इंक्रीज होते होते कितनी हो गई है यहाँ पर, अराउंड 35। तो आपको थोड़ा सा ये अंतर जो है ध्यान में रखना है कि इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स के केस में तो सैलिनिटी डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग डेप्थ, लेकिन हाई लैटिट्यूड्स के केस में आपका सैलिनिटी जो है इंक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग ऑफ डेप्थ। एट हायर लैटिट्यूड सैलिनिटी इज फाउंड टू इंक्रीज विद इंक्रीजिंग डेप्थ। ठीक है, हाईएस्ट सैलिनिटी की अगर मैं बात करूं इट इज बिटवीन 15 डिग्री एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर पे नहीं होती है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मैक्सिमम आपका इंसुलेशन होता है वो इक्वेटर पे नहीं होता है, थोड़ा सा आपका इक्वेटर से ऊपर एंड थोड़ा सा इक्वेटर से नीचे, इसलिए क्योंकि इक्वेटर में आपका क्लाउड फॉर्मेशन काफी सारा हो रहा होता है। तो क्लाउड फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, वो सनलाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होता है, तो इंसुलेशन मैक्सिमम आपका थोड़ा सा या फिर नॉर्थ में या फिर थोड़ा सा साउथ में ऑफ इक्वेटर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इसी वजह से सैलिनिटी भी जो है ज्यादा कहाँ पर है आपको 15 डिग्री एंड 20 डिग्री लैटिट्यूड में आपको मैक्सिमम सैलिनिटी देखने को मिल जाएगी। अच्छा देखिए कई बार ना लोकल लेवल्स पे अच्छा यूजुअली क्या होता है कि जैसे जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखिए जैसे जैसे आप इक्वेटर से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, इस तरफ जैसे सपोज ये इक्वेटर था, इक्वेटर से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं तो वैसे वैसे आपकी सैलिनिटी जो है आपकी डिक्रीज होती चली जाती है इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जा रहे होते हैं। लेकिन इसमें भी अंतर आपको देखने को एट टाइम्स मिल जाएगा। अंतर लोकल लेवल्स में अंतर देखने को इसलिए मिल रहा होता है क्योंकि आपके जैसे मैं बात कर रहा था कई बार ओशन करंट्स की वजह से मिल रहा होता है, या फिर कई बार ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर फ्रेश वाटर। जैसे नॉर्थ सी की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो नॉर्थ सी
It has higher salinity due to more saline water brought by North Atlantic Drift. North Atlantic Drift जो है वो बेसिकली आपका ज्यादा saline water जो है लेके आ रहा होता है, आपका वार्म करंट है, नीचे से आपका ज्यादा saline water लेके आ रहा होता है एंड इट डिपॉजिट्स अराउंड आपका जो ओशन रीजन है जहां पर आपका नॉर्थ सी के आसपास, वहां पर ये उस वाटर को डिपॉजिट कर रहा होता है। तो अब वहां पे ऑब्वियसली बात है कि सैलिनिटी बढ़ जाएगी क्योंकि ज्यादा सैलाइन वाटर वहां पर आ रहा है एंड उस ज्यादा सैलाइन वाटर को कौन लेके आ रहा है, आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की वजह से। अगर ये चीज नहीं होती तो वहां पे नॉर्थ सी की जो सैलिनिटी है रिलेटिवली काफी कम होती। सेम चीज अगर मैं बाल्टिक सी की बात करूं तो बाल्टिक सी जो है यहाँ पर आपका जितना होना चाहिए उससे लोअर इसकी सैलिनिटी आपको देखने को मिलेगी ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर फ्रेश वाटर बाय रिवर्स। इसके आसपास की जो रिवर्स है यहाँ पर कई सारा फ्रेश वाटर लेके आ रही होती हैं, उसकी वजह से जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब फ्रेश वाटर ऐड हो रहा होता है तो इसकी सैलिनिटी जो है आपकी डिक्रीज कर जाती है। सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा मेडिटरेनियन सी के केस में एज वेल एज ब्लैक सी के केस में, कि लोकल वेरिएशंस की वजह से आपका जो सैलिनिटी है ये इंक्रीज या डिक्रीज कर जाती है। अब ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से आपका वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक्स की जब हम बात करते हैं तो डेप्थ के साथ आपका क्या हो जाता है, सैलिनिटी डिक्रीज करती है। एंड अगर हाई लैटिट्यूड्स की बात करें तो हाई लैटिट्यूड्स के केस में आपका सैलिनिटी जो है इंक्रीज करती है डेप्थ के साथ। अच्छा, यहाँ पर एक रीजन मार्क नहीं है, रीजन अगर मैं यहाँ पर आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दूं कुछ ऐसा, एंड ये थोड़ा सा इसमें डेप्थ, सिर्फ आपको मैं प्रिंसिपल इसका बताना चाह रहा था कि एक रीजन जैसे ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आपकी सैलिनिटी का जो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है ये रिलेटिवली उतना ज्यादा स्टीप नहीं आपको देखने को मिलेगा, कम ही आपका इंक्रीज या डिक्रीज देखने को मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट आता है जहां से आपका जो रैपिड इंक्रीज आपको ऑब्जर्व होगा या रैपिड डिक्रीज जो है ये ऑब्जर्व होगा। तो ये जो लेयर होती है जहां पर आपका सैलिनिटी बहुत जल्दी बढ़ रही या घट रही होती है डिपेंडिंग अपॉन लैटिट्यूड, वो जो आपका रीजन हो जाएगा ये हो जाता है आपका हेलोक्लाइन। जैसे हमने पिछले केस में हमने देखा था थर्मोक्लाइन वाला रीजन जहां पे टेम्परेचर जो है बहुत एब्रप्टली चेंज हो रहा होता है। अगर मैं वर्टिकल सेंस में बात करूं कि सैलिनिटी कहां पर आपकी बहुत रैपिडली चेंज होगी तो ये रीजन आपका हो जाएगा हेलोक्लाइन वाला रीजन। ठीक है, यहाँ पर इसने मार्क नहीं कर रखा है सही से तो इसे आप रहने दीजिएगा, लेकिन हेलोक्लाइन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्योंकि जो सैलिनिटी है काफी ज्यादा रैपिडली यहाँ पर आपको जैसे इस केस में डिक्रीज होती हुई दिख रही है एंड इस केस में आपको इंक्रीज होती हुई मिल जाएगी। इसकी जो हेलोक्लाइन है इसका डेप्थ जो है अलग अलग रीजन में अलग अलग हो जाएगा। जैसे इस केस में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको हेलोक्लाइन का डेप्थ यहीं तक दिखेगा, लेकिन अगर मैं ट्रॉपिक्स की जैसे यहाँ पर बात करूं तो यहाँ तक आपको हेलोक्लाइन में भी ऑब्जर्व सॉरी यहाँ तक आपको जो हेलोक्लाइन है ऑब्जर्व हो जाएगा। तो अलग अलग रीजन्स में आपको अलग अलग जो है डेप्थ हेलोक्लाइन की दिख जाती है। ओके, आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। आपका काम है आपने घर जाके इस चैप्टर को रिवाइज करना है। कोई डाउट्स होंगे तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू भी आप पूछ सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू।